हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 22 नवंबर 2025 सैटरडे यानी शनिवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से ये जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का मेंस दे रहे हैं अगले साल यानी कि 2026 में या उसके नेक्स्ट ईयर यानी कि 2027 में, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल आंसर राइटिंग प्रोग्राम हम लोग लेके आए हैं जीएस का। 2026 के लिए भी है, 27 के लिए भी है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में रहने वाला है। एक दिसंबर से यानी कि नेक्स्ट मंथ यानी कि कुछ ही दिनों बाद 1 दिसंबर से ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। जो आपका 2026 वाला प्रोग्राम है ये 9 महीने का प्रोग्राम है, अगस्त 2026 तक चलेगा। और 2027 वाला प्रोग्राम 21 महीनों का प्रोग्राम है, 27 अगस्त तक यानी कि 2027 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, तो इसको आप एनरोल कर सकते हैं। इसको लेकर जो लिंक है एनरोल करने के लिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, और साथ ही साथ आप इसको हमारे ऐप या वेबसाइट के थ्रू भी एनरोल कर सकते हैं। कोई क्वेरी या डाउट होता है तो ये नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर 9150449990, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक और ख़ास बात, एक मुख्य बात यह है कि अगर कोर्स शुरू होने के यानी कि 1 दिसंबर के बाद कोर्स शुरू होने के 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपको लगता है आप क्वालिटी ऑफ इवेल्युएशन से, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन से अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपको 100% रिफंड जो है वो कर दिया जाएगा। ये जो दोनों बैचेस मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं ये कंप्लीट जीएस के बैच हैं, यानी कि जीएस 1 to 4 चारों पेपर इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर आप अलग अलग जीएस पेपर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो वो बैच भी आपको मिल जाएंगे। आप हमारे वेबसाइट और ऐप पर उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए भी हमारे पास एक टेस्ट सीरीज़ है। 51 टेस्ट की ये टेस्ट सीरीज़ है, करंट अफेयर्स और जीएस की। इसमें भी अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। दिस इज़ अगेन अवेलेबल एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 599 रुपीज़ फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। तो अगर आप चाहें तो इसको भी एनरोल कर सकते हैं। और वहीं हमारा सी सेट लाइव क्लासेस का बैच जो है वो भी यहाँ पर चल रहा है। इसमें भी अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं 1299 रुपीज़ में, और अगर आप चाहें तो 49 रुपीज़ पे करके इसमें ट्रायल भी ले सकते हैं। ठीक है, 49 रुपीज़ में आपको कुल नॉट 4 to 5 क्लासेस, 4 to 5 क्लासेस टॉपिक्स की रहेंगी, एक क्वांट का टॉपिक, एक रीजनिंग का टॉपिक, और साथ ही साथ 5 to 6 क्लासेस जो है वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की रहेंगी। तो कुल मिलाकर 10 क्लासेस के आसपास आपको मिलेंगी ओनली एट 49 रुपीज़। तो अगर आप ट्रायल लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो QR कोड या UPI ID दिख रही है इसके थ्रू 49 रुपीज़ पे करने हैं। फिर हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू अपना पेमेंट प्रूफ के साथ मैसेज करना है, और आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, और वहाँ के थ्रू आप जो क्लासेस हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। और ट्रायल या डेमो क्लासेस के बाद अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके कंप्लीट बैच में जो है वो भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस बैच का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में अगर आप कंप्लीट बैच में एनरोल करना चाहते हैं। और अगर 49 रुपीज़ पे करके ट्रायल लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने आपको क्या करना है वो बता दिया है। चलिए, अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो फ्रंट पेज पर जो आर्टिकल है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि 4 लेबर कोड्स, ठीक है, 4 लेबर कोड्स जिनको हालांकि फॉर्मुलेट किया गया था 2019 और 20 में। ठीक है, 19 और 20 में जो है वो इनको फॉर्मुलेट किया गया था, तो उसके बाद अब इनको जो है वो यहाँ पर सरकार के द्वारा नोटिफाई किया जा चुका है। ठीक है, और इसके रूल्स वगैरह जो है वो भी आने वाले कुछ दिनों में आ जाएंगे। तो इसी को लेकर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इट्स एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। वाइडर सोशल सिक्योरिटी नेट टू मिनिमम वेज। यहाँ पर जो सोशल सिक्योरिटी है उसको बढ़ाया गया है लेबर्स के लिए, और साथ ही साथ मिनिमम वेज के प्रोविज़न की भी बात की गई है। ठीक है, काफ़ी लंबे समय से ये जो लेबर रिफॉर्म्स या लेबर कोड्स थे ये नोटिफाई होने थे और अब ये आ चुके हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर वही लिखा गया है कि पार्लियामेंट ने इन लेबर लॉज को या ये जो लेबर कोड्स हैं इनको 4 साल पहले क्लियरेंस दी थी, 4 से 5 साल पहले, बल्कि 2019 और 2020 में ये पास हुए थे। आप कह सकते हैं कि आज से 5 या 6 साल पहले। ठीक है, जो 4 लेबर कोड्स हैं जिनमें बेसिकली वेजेस की बात है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात है, सोशल सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशंस, ये सारे के सारे जो हैं वो कल यानी कि फ्राइडे के दिन केंद्र की तरफ से इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। एंड सिग्नलिंग द बिगेस्ट एंड लॉन्ग ओवरड्यू ओवरहॉल ऑफ द वर्कर लॉज इन द कंट्री। हमारे देश में जो वर्कर संबंधी लॉज थे, ठीक है, जो पिछले काफ़ी समय से रुके हुए थे,
है ना, काफ़ी समय से ओवरड्यू थे, है ना, इनका ओवरऑल, तो वो यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या मेन बातें हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो ये वेजेस को लेकर कोड था, 4 कोड थे, एक कोड था वेजेस को लेकर जिसको पार्लियामेंट ने क्लियर किया था 2019 में, और बाकी जो 3 कोड्स थे उनको क्लियरेंस मिली थी 2020 में। दैट इज़ द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड द सोशल सिक्योरिटी एंड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। ये 4 कोड है कुल मिला के, और ये चारों कोड जो हैं जो अभी तक के सेंट्रल लेबर लॉज थे, देयर आर 29 सेंट्रल लेबर लॉज जिनको ये रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर लेबर कोड्स लाए गए हैं इनका एम क्या है, ये सोशल सिक्योरिटी नेट फॉर ऑल वर्कर्स, यानी कि जितने भी वर्कर्स होते हैं इंक्लूडिंग गिग वर्कर्स। ठीक है, जो गिग वर्कर्स होते हैं जैसे कि आपके ये जो ऑनलाइन आप लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं तो उसके जो कोरियर बॉयज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर जो आप ये इसमें स्विगी जोमेटो में जो अपना फूड ऑर्डर करते हैं, ठीक है, उनके जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, तो ये सारे के सारे आर इंक्लूडेड इन द गिग वर्कर्स। ठीक है, तो इनके लिए भी सोशल सेफ्टी की यहाँ पर बात की गई है। एंड प्लेटफॉर्म वर्क एंड एग्रीगेटर्स हैव बीन डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम। एग्रीगेटर्स मतलब जैसे ओला है, ठीक है, या ऊबर है, या स्विगी है, या जोमेटो है, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, दे आर द एग्रीगेटर्स। ठीक है, क्योंकि जैसे ओला ऊबर है उनकी खुद की गाड़ियाँ तो है नहीं, है ना, दे डोंट हैव देयर ओन व्हीकल्स, दे डोंट हैव देयर ओन टैक्सीज, टैक्सी किसी और की है, चला कोई और रहा है ना, उसका यूज़ कोई और कर रहा है, थर्ड पर्सन कर रहा है एज अ पैसेंजर। बस ओला उबर क्या कर रहा है कि उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो दे आर नोन एज एग्रीगेटर्स। सिमिलरली जो आपके ये फूड वाले ऐप्स हैं, है ना, क्या कर रहे हैं ये, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, ये क्या कर रहे हैं, इनका कोई खुद की कोई किचन तो है नहीं जहाँ पर, या कोई रेस्टोरेंट तो है नहीं जहाँ पर खाना ये बना रहे हैं। ठीक है, खाना किसी और रेस्टोरेंट में या क्लाउड किचन में बन रहा है, ऑर्डर आप लोग कर रहे हैं, है ना, मतलब जो कंज्यूमर्स हैं वो ऑर्डर कर रहे हैं, बस ये दोनों को मिलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और मिलाने का काम कर रहे हैं। सिमिलरली आपके जो ई मार्केट प्लेसेज हैं, है ना, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये जितने भी हैं इस तरीके के, वो क्या कर रहे हैं, उनकी खुद की शॉप तो है नहीं, है ना, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एक सेलर उनके पास है, एक आप बायर हैं, दोनों को आपस में मिला रहे हैं, तो उनको कहा जाता है एग्रीगेटर्स। ठीक है, इस तरीके के एग्रीगेटर्स को पहली बार यहाँ पर डिफाइन किया गया है, और एग्रीगेटर्स के कंट्रीब्यूशन की भी यहाँ पर बात की गई है, वो भी आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है, यानी कि जिसको रोजगार मंत्रालय कहा जाता है, इसने यहाँ पर ये कहा है, ये नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यूएशन में है, वहाँ पर देखते हैं। इसने ये कहा है कि द प्रोविजन फॉर कंपनसेशन ऑफ एक्सीडेंट्स व्हाइल ट्रैवलिंग बिटवीन होम एंड वर्क प्लेस, दीज विल नाउ बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्सीडेंट्स। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कोई वर्कर है, वो अपने घर से वर्क प्लेस के बीच में ट्रैवल कर रहा है, फ्रॉम होम टू वर्क प्लेस और वर्क प्लेस टू होम, और उस दौरान अगर उसका मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो इन एक्सीडेंट्स को जो है वो क्या किया जाएगा, एज एन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्सीडेंट्स, की एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्सीडेंट्स के रूप में उनको ट्रीट किया जाएगा, और उसको लेकर कंपनसेशन भी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यह लिखा है कि आधार लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर विल मेक वेलफेयर बेनिफिट्स ईजी टू एक्सेस, फुल्ली पोर्टेबल एंड अवेलेबल अक्रॉस स्टेट्स रिगार्डलेस ऑफ माइग्रेशन। जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है उसको आधार से लिंक किया जाएगा, तो उससे ये होगा कि जो भी इस तरीके के बेनिफिट्स मिलने हैं, वेलफेयर बेनिफिट्स मिलने हैं, वो एक्सेस करना आसान हो जाएगा। ठीक है, फुल्ली पोर्टेबल और अवेलेबल अक्रॉस स्टेट, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई वर्कर पहले किसी एक स्टेट में काम कर रहा है, तो उसको जो बेनिफिट्स मिलते थे, अगर वो किसी दूसरे स्टेट में माइग्रेट करेगा तो वहाँ पर भी उसको उस तरीके के बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो होगा वो आपका किससे लिंक हो जाएगा, आधार से। ठीक है, तो फिर वो एक यूनिक बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इन कोड्स में नेशनल फ्लोर वेज मतलब मिनिमम वेज, वो भी डिफाइन की जाएगी अलॉन्ग विद मैंडेटिंग टाइमली वेज पेमेंट्स। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और मैंडेटरी प्रोविजन है कि जो वेज है, मतलब सिर्फ वेज, मिनिमम एज को फिक्स नहीं किया जाएगा, वो तो फिक्स होगी, उसके साथ साथ जो वेज का पेमेंट है कि समय पर हो, ठीक है, जो वेतन का भुगतान है वो भी समय पर हो, टाइमली हो, उसके लेकर भी यहाँ पर मैंडेटरी प्रोविजंस लाए जाएंगे। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को अलाउ किया जाएगा, परमिट किया जाएगा कि वो नाइट शिफ्ट्स में काम कर सकती हैं। ठीक है, और वो भी हर तरीके के काम में, इंक्लूडिंग अंडरग्राउंड माइनिंग एंड हैवी मशीनरी, सब्जेक्ट टू देयर कंडीशन। ठीक है, सब्जेक्ट टू देयर कंसेंट, मतलब अगर वो खुद कंसर्ट वो देती हैं, अगर वो मतलब खुद से राज़ी है, तो वो नाइट शिफ्ट में भी और हर तरीके के काम जो है वो कर सकती हैं। और साथ ही साथ उसमें ये भी ध्यान रखना होगा कि सेफ्टी मेजर्स मैंडेटरी होंगे। ठीक है,
यहाँ पर एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि अंडर विच एम्प्लॉयर्स विल बी एबल टू हायर वर्कर्स डायरेक्टली अंडर अ फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट with the flexibility to tweak the length of contract based on the seasonality of industry। ठीक है, कि यानी कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, है ना, जो किसी भी इंडस्ट्री कंपनी के मालिक हैं, वो वर्कर्स को डायरेक्ट हायर कर सकते हैं अंडर द फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट मतलब 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, जो भी है उस तरीके से वो हायर कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो लेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को ट्वीक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सीजनलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। क्योंकि किसी किसी इंडस्ट्री में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर सीजन में काम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि उनको कोई और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स की ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पर ये प्रोविज़न काम आएगा। ठीक है, ये वर्कर्स जो हैं, जो इस तरीके के कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स होंगे, जो फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट या फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत हायर किए जाएंगे, दे विल बी ट्रीटेड ऑन पार विद रेगुलर वर्कर्स। ठीक है, ड्यूरिंग देयर टेन्योर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जितने समय पर वो कॉन्ट्रैक्ट के दौरान काम कर रहे हैं, उनको जो भी फैसिलिटीज़, जो भी वेजेस वगैरह मिलेंगी, वो उसी तरीके से मिलेंगी या उतनी ही मिलेंगी जितनी रेगुलर वर्कर्स को मिलती है। ठीक है, तो उनमें वहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, है ना। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि वर्कर्स विल रिसीव बेनिफिट्स इक्विवेलेंट टू परमानेंट स्टाफ। परमानेंट स्टाफ की तरह ही इनको भी बेनिफिट्स मिलेंगे। जो एफटीई है वो गारंटी करता है कि वर्कर्स को लीव बेनिफिट्स मिलेंगे, वर्किंग आवर्स काफ़ी रेगुलेटेड होंगे और मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ठीक है, और वर्कर्स विल रिसीव वेजेस इक्वल टू परमानेंट एम्प्लॉयज़ विच कैन बी हायर देन मिनिमम वेजेस। ठीक है, परमानेंट एम्प्लॉयज़ के बराबर ही इनको वेज मिलेगी जो कॉन्ट्रैक्ट में होंगे उनको भी, और मिनिमम वेजेस से वो ज़्यादा हो सकती हैं, देयर बाय इनकम इंक्रीजिंग द इनकम अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगे और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो हैं वो भी एक्सपेंड होंगे। ठीक है, अंडर द एफटीई द वर्कर्स विल बिकम एलिजिबल फॉर ग्रेचुइटी आफ्टर 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले से बेसिकली क्या होता था कि जो ग्रेचुइटी मिलती थी, ग्रेचुइटी का मतलब होता है कि आपने जैसे एक तरीके से आप कह सकते हैं एक अमाउंट ऑफ ग्रेटिट्यूड कह सकते हैं। ठीक है, एक थैंक्स का अमाउंट है कि आपने हमारे वहाँ काम किया तो इसके लिए हम आपको कुछ पैसा देते हैं, अदर देन सैलरीज एंड अदर देन वेजेस होता है वो। ठीक है, तो पहले बेसिकली क्या होता था कि 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस करने की ज़रूरत होती थी, उसके बाद इस तरह की ग्रेचुइटी दी जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर यह लिखा गया है कि जो एफटीई के अंतर्गत भी वर्कर्स होंगे उनको भी ग्रेचुइटी मिलेगी अगर वो 1 साल भी कंटिन्यूस सर्विस देते हैं तो। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। इसके बाद आगे लिखा है द कोड ऑन वेजेस सीक्स टू redefine the breakup of wages to increase the share of the basic pay component। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली जो ब्रेकअप ऑफ वेजेस है उसको भी रिडिफाइन किया जाएगा ताकि जो पूरी की पूरी आपके वेजेस में जो बेसिक पे का कंपोनेंट होता है, ठीक है, उसके शेयर को बढ़ाया जाए। अ प्रोविजन टू इनेबल हायर प्रोविजन फॉर सोशल सिक्योरिटी फॉर एस्टेब्लिशमेंट्स स्पेशली इन द सर्विस सेक्टर। ठीक है, और बेसिकली इससे ऐसा किया जा रहा है ताकि जो सोशल सिक्योरिटी के लिए आपका मतलब प्रोविजन है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, खासकर सर्विस सेक्टर में। अगर हम 2019 की बात करें तो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी ऑन डिटरमाइनिंग द मेथोडोलॉजी फॉर मिनिमम वेजेस। उसने ये सजेस्ट किया था कि 375 रुपये जो है पर डे वो मिनिमम वेजेस होनी चाहिए। यानी कि आप इसको अगर मंथ के हिसाब से निकालें तो 9750 पर मंथ, है ना। या फिर 5 रीजनल वेजेस की बात की गई थी रेंजिंग फ्रॉम 342 टू 447 अ डे, यानी कि ये लगभग 8,892 रुपये से लेकर 11,622 रुपये पर मंथ बैठता है। अब इसी चीज़ को लेकर ये बेसिकली कि मिनिमम वेज वगैरह कितनी हो, इसको लेकर एक नई कमेटी जो है वो अभी बनाई जाएगी। द कोड्स ऑल्सो एम टू एक्सपेंड द सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस फॉर वर्कर्स आउट ऑफ द कवरेज ऑफ द गवर्नमेंट्स वेलफेयर स्कीम्स एज ऑफ नाउ। ठीक है, जो सरकार की कल्याणकारी नीतियाँ हैं या जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, है ना, उन्हीं के तहत जो सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस हैं इन वर्कर्स के लिए वो भी इनको अवेलेबल कराए जाएंगे। और जो सोशल सिक्योरिटी का कोड है उसके तहत ये बोला गया है कि ऐसे एग्रीगेटर्स जो गिग वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं उनको अपने एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% जो है वो सोशल सिक्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, और टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो टोटल कंट्रीब्यूशन नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ द अमाउंट पेएबल बाय द एग्रीगेटर। ठीक है, जितना अमाउंट पेएबल बाय द एग्रीगेटर होगा उसके 5% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, बट उनको 1 से 2% जो है अपने एनुअल टर्नओवर का फॉर सोशल सिक्योरिटी देना
होगा। ये बेसिकली बात एग्रीगेटर्स के लिए की जा रही है, वही मैंने बताया ना, जैसे जोमेटो, स्विगी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, वो ठीक है, जो बेसिकली वर्कर्स को, या आप कह सकते हैं जो फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, या जो कमोडिटीज़ हैं उनके साथ जो कंज्यूमर को जोड़ रहा है, ठीक है, कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को जोड़ रहा है, दैट इज़ नोन एज एग्रीगेटर। तो उनके लिए ये बात की गई है कि उनको इतना यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करना होगा। इसके बाद प्रोविजन सच एज नॉर्म्स फॉर द फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, रिट्रेंचमेंट, curtailment of the right to strike by trade unions had earlier come under criticism from trade unions। ठीक है, अब इस तरीके के कुछ जो नॉर्म्स है, ठीक है, मतलब जैसे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को लेकर कुछ नॉर्म्स हैं, रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है जैसे ले ऑफ्स वगैरह किए जाते हैं, जो निकाले जाती है नौकरियों से लोगों को, ठीक है। इसके बाद जो ट्रेड यूनियंस का राइट टू स्ट्राइक है ना, उनका हड़ताल करने का जो अधिकार है, उस हड़ताल करने के अधिकार को जो कर्टेल किया जाता है, उस पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, ये सब चीज़ें जो है ट्रेड यूनियन की तरफ से पहले इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म किया जा चुका है। अब गवर्नमेंट जो है यहाँ पर पहले ये जो इसके ड्राफ्ट रूल्स हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये नोटिफाई किया गया है कि ये लेबर कोड्स अब लागू होंगे, ठीक है, लेकिन इसको लेकर जो रूल्स वगैरह हैं वो 1 हफ्ते के अंदर आएंगे, ड्राफ्ट रूल्स। उसके बाद उसमें 45 दिन की विंडो मिलेगी पब्लिक कमेंट्स के लिए, और उसके बाद फिर उनको फाइनलाइज किया जाएगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि उसके बाद इनको फाइनलाइज किया जाएगा। और कुछ जो कोड्स के प्रोविजंस हैं जो कि इंडस्ट्री वगैरह से रिलेटेड हैं, वो अगले साल यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और दिया हुआ है, क्योंकि लेबर जो है वो एक कंकरेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। हमारे जो शेड्यूल 7 में 3 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट सब्जेक्ट, यूनियन सब्जेक्ट और कंकरेंट सब्जेक्ट, वहाँ पर ये है, ठीक है। इसमें इसलिए सेंटर और स्टेट दोनों को ही लॉज और रूल्स बनाने होंगे। कई सारे ऐसे राज्य हैं 18 से ज़्यादा जिन्होंने ऑलरेडी लेबर लॉज रिलेटेड चेंजेस जो हैं वो कर लिए हैं, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, वहाँ पर इस तरीके के रूल्स वगैरह भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो मेन मेन बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अगर हम आगे चलें, एक इकोनॉमी वाला पेज है, वहाँ पर एक छोटी सी टेबल के फॉर्म में चीज़ें दी गई हैं, अगर वो भी मैं आपको दिखा दूँ तो ये वाला है, ठीक है। देखो, ये तो कुछ पॉइंट्स को लेकर यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, आई होप आपको ये दिख रहा हो, अब क्लियर है। देखिए, तो पहले ये लेबर रिफॉर्म्स आने से पहले क्या था और बाद में क्या होगा उसकी बात की गई है। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो पहले कोई मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर्स वगैरह देना नहीं था, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर्स वगैरह देना मैंडेटरी नहीं था। लेकिन अगर आप यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर्स जो हैं वो हर तरीके के वर्कर्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, जॉब सिक्योरिटी रहे और ये चीज़ें फॉर्मलाइज हो जाए। सोशल सिक्योरिटी की कवरेज की बात करें तो वो पहले लिमिटेड हुआ करती थी, लेकिन अब जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है उसके तहत गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो हैं उनको भी सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलेगा। वही मैंने आपको एग्रीगेटर्स वाला बताया ना कि उनको कंट्रीब्यूट करना होगा, वो इसीलिए है। इसके बाद मिनिमम वेजेस की अगर हम बात करें तो पहले क्या था कि मिनिमम वेजेस सिर्फ शेड्यूल इंडस्ट्रीज़ के लिए थी और ज़्यादातर वर्कर्स जो हैं वो उसमें कवर नहीं होते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो कोड ऑन वेजेस है उसमें फ्लोर वेज का एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये वर्कर्स को एक स्टैट्यूटरी राइट देगा मिनिमम वेज पेमेंट का, कि उनको मिनिमम वेज जो है वो मिलेगी, ठीक है। और लॉज के अंतर्गत है तो वो स्टैट्यूटरी राइट हो गया, है ना। पहले तो बेसिकली ऐसा है कि आप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, कुछ ऐसा लॉज नहीं थे, लेकिन अब वो चीज़ें यहाँ पर डिफाइन कर दी गई हैं। इसके बाद प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात की गई है। पहले कोई ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं थी एम्प्लॉयर्स के लिए कि वो अपने वर्कर्स का फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप कराएं, लेकिन अब यहाँ पर इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया गया है कि एम्प्लॉयर्स को जो है वो अपने सभी वर्कर्स का फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप जो है वो कराना होगा। इसके बाद टाइमली वेजेस की अगर हम बात करें, मतलब सिर्फ मिनिमम वेजेस की बात नहीं है, लेकिन उन मिनिमम वेजेस को टाइमली पे भी करना है। तो नो कंप्लायंस फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस, पहले ऐसा कोई कंप्लायंस नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर किया गया है, ठीक है। ये एम्प्लॉयर्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो टाइमली वेजेस प्रोवाइड करें, है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, वर्क स्ट्रेस को कट करें और जो वर्कर्स का ओवरऑल मोराल है उसको बूस्ट करें। विमेन का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में अगर हम बात करें तो फीमेल एम्प्लॉयमेंट इन नाइट शिफ्ट्स एंड सर्टेन ऑक्यूपेशंस वर रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड तो नहीं था लेकिन रेस्ट्रिक्टेड था। लेकिन अब यहाँ पर विमेन को ये परमिशन
दी जा रही है कि वो नाइट में भी काम कर सकती हैं और सभी तरीके के वर्क्स में काम कर सकती हैं इन ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू देयर कंसर्न एंड रिक्वायर्ड सेफ्टी मेजर्स, कि सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर होने चाहिए और महिलाओं की जो काम करना चाहती हैं फीमेल्स की उनकी कंसेंट होनी चाहिए तब, ठीक है। इसके बाद कंप्लायंस बर्डन की अगर हम बात करें तो मतलब ये बेसिकली एम्प्लॉयर्स वगैरह के लिए हैं कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती थी, लाइसेंसेज एंड रिटर्न्स अक्रॉस वेरियस लेबर लॉज, ये सारी चीज़ें करती रहनी पड़ती थी क्योंकि पहले से बहुत सारे लेबर लॉज होते थे, ठीक है। अब जो रजिस्ट्रेशन है वो सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा, पैन इंडिया सिंगल लाइसेंस चलेगा और जो रिटर्न्स वगैरह फाइल किए जाते हैं वो भी अब सिंगल रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें एम्प्लॉयर्स का भी थोड़ा सा ख्याल रखा गया है कि उनको भी थोड़ा सा कन्वीनियंस बढ़े। तो इसी के तहत ये भी कहा जाता है कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है थोड़ा सा उसको भी इम्प्रूव यहाँ पर किया गया है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन पेज पर बेसिकली 2-3 आर्टिकल्स हमें देखने हैं। वैसे ये वाला आर्टिकल ऐसा कवर करने का मेरा मन तो नहीं था, बट फिर भी चलो, वैसे ये आप खुद भी पढ़ सकते हो, इसमें बेसिकली कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर के इंडिया के जो एग्री एक्सपोर्ट्स हैं यानी कि एग्रीकल्चर के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको लेकर बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। और वो भी बेसिकली डेटा कंपेयर किया गया है इस फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने का, अगस्त से अप्रैल से लेकर सितंबर तक का, और उसमें यही कंपैरिजन किया गया है कि वो लास्ट ईयर क्या क्या था, इस साल क्या क्या हुआ है, ठीक है। और उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं कि जो चीज़ें मतलब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है एग्रीकल्चर में वो नॉन बासमती राइस की वजह से बढ़ा है ना, बफेलो मीट का हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी बड़ा है, मरीन प्रोडक्ट्स का बड़ा है, कॉफ़ी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनका जो है वो एक्सपोर्ट बड़ा है, ठीक है। और वहीं इंपोर्ट की भी बात की गई है कि वेजिटेबल ऑयल्स को लेकर, पल्सेस को लेकर, फ्रेश फ्रूट्स या जो ड्राइड फ्रूट्स हैं उनको लेकर बात की गई है, कॉटन की बात की गई है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार इसको खुद से पढ़ लें, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ्स वगैरह लगाए गए हैं उसका भी जिक्र किया गया है कि उसकी वजह से, है ना, जैसे यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है बफेलो मीट को लेकर, ठीक है, या सी फूड को लेकर, कि ट्रंप के टैरिफ लगाए जाने की वजह से हुआ ये है कि यूएस में हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन हमने दूसरी मार्केट जो है वो खोज ली है, जैसे कि चाइना हो गया, यूरोपियन यूनियन वगैरह हो गया, है ना, वियतनाम हो गया, तो वहाँ पर हम अपना सामान जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे एक्सपोर्ट ओवरऑल अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि इस आर्टिकल को एक बार आप खुद से पढ़ लें, देयर इज़ नथिंग मच टू एक्सप्लेन इन दिस, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको एक बार देख सकते हैं, क्लियर है। चलो मैं यहाँ पर नीचे जो 1-2 आर्टिकल्स हैं इनकी बात करता हूँ। आप देखो G20 की समिट जो है वो आज से शुरू हो रही है ना, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो भी गए हैं, और हो कहाँ रही है इस बार की G20 समिट, दैट इज़ इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी भी गए हैं, आज से शुरू हो रही है, लेकिन उस समिट को अमेरिका जो है वो बॉयकॉट कर रहा है ना, खासकर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो हैं राष्ट्रपति वो यहाँ पर शामिल नहीं हो रहे हैं, तो उसी को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। जोहानिसबर्ग में ये समिट शुरू हो रही है, ठीक, और आज से शुरू होगी, और ये बेसिकली लास्ट इवेंट है इस साल जो साउथ अफ्रीका के पास G20 की प्रेसिडेंसी है उसके अंतर्गत, है ना, क्योंकि वी आर ऑलरेडी टूवर्ड्स नवंबर एंड, नवंबर के एंड में हम लोग हैं, और अगले साल फिर ये जो प्रेसिडेंसी है G20 की वो चली जाएगी किसके पास, अमेरिका के पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनका ये कहना है कि जो वाइट अफ्रीकन्स हैं, ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा उनका स्लॉटर वगैरह किया गया है अफ्रीका में, तो इसकी वजह से अमेरिका जो है वो इस समिट को बॉयकॉट कर रहा है, इसका बहिष्कार कर रहा है। और ये बात जब आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं दैट इज़ साइरिल रैमफोसा, जब उनकी मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से, तो वहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये सवाल उठाया था, है ना, कि किस तरीके से जो है वो साउथ अफ्रीका में कुछ जो वाइट अफ्रीकन्स हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ बर्बरता अपनाई जा रही है ना, ये सब चीज़ें वहाँ पर उन्होंने कही थी, और उसको लेकर कुछ कहा सुनी जो है वो दोनों ही राष्ट्रपतियों के बीच में हुई थी, अगर आपको याद हो ये इंसिडेंट तो, ठीक है। तो इन्होंने इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने रिफ्यूज़ किया है कि वो इस समिट को अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन यूएस का ये प्लान है कि वो अपना यहाँ पर एक जूनियर एम्बेसी ऑफिशियल भेजेंगे क्लोजिंग सेरेमनी में पार्ट लेने के लिए, ताकि जो अगले साल की समिट का हैंडओवर होना है यूएस को वो हो सके, ठीक है। अब यूएस जो है वो ने जो इसको बॉयकॉट किया है, इसका मतलब ये है कि इस समिट में कोई भी जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं होगा, है ना, क्योंकि अब यूएस जो है वो अगले साल इसका प्रेसिडेंट बनेगा G20 का,
तो यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि व्हाट लाइज अहेड फ्रॉम द G20's मैंडेट। ठीक है, तो क्या मतलब G20 की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस या व्हाट इज़ द रेलिवेंस और रोल, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, देखो जब से ट्रंप का सेकेंड टर्म शुरू हुआ है लास्ट ईयर से, है ना, तो वहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिली है कि बिना अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट के किसी भी इवेंट में, ठीक है, बहुत कुछ अचीव नहीं किया जा सकता, या आप कह सकते हैं कि बहुत थोड़ा सा अचीव किया जा सकता है, वो भी खासकर शॉर्ट टर्म में। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं ट्रेड को लेकर, लेकिन उसके बावजूद वो रूल्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को इस बात से नहीं रोक पाए कि वो पूरे दुनिया के देशों के ऊपर इस तरीके का भारी भरकम टैरिफ्स लगा दें, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो वर्ल्ड का ट्रेड है, जो ग्लोबल ट्रेड है, वो अफेक्ट हुआ है, प्रभावित हुआ है। ठीक है, तो वो नहीं रोक पाए उसको। और एक प्रॉब्लम G20 के साथ ये भी है कि G20 जो टर्म है ना, ये अपने आप में एक मिसनोमर है, एक कन्फ्यूज़न है। अब कैसे देखो, G20 से हमें समझ में आता है या हमें ये लगता है कि G20 का मतलब है कि इट इंक्लूड्स ओनली 20 कंट्रीज। ठीक है, लेकिन अब इसको आप समझो, और पहले से ये कहा जाता था कि G20 इंक्लूड्स G19, मतलब 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, है ना। यूरोपियन यूनियन ही अपने आप में 27 देशों का एक समूह है, और फिर इसमें अब तो अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो गया है ना। तो इसलिए ये बात की जा रही है। अब इस ग्रुपिंग की अगर हम बात करें G20 की, तो ये 1997 1997-98 में एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, उसके बाद ये 1999 में बना था। ठीक है, और उसमें ये मतलब देखा गया था कि जो G7 कंट्रीज़ हैं, यानी कि दुनिया की जो 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो बेसिकली जो मैटर्स हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि वर्ल्ड जो है वो फार मोर यूनिफाइड थैंक्स टू द रैपिड ग्लोबलाइजेशन अंडर द WTO, क्योंकि दुनिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिफाइड हो चुकी है जो WTO के ग्लोबलाइजेशन है उसके वजह से, मतलब WTO के अंतर्गत जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसके तहत। इनिशियल आइडिया ये था कि एक इनफॉर्मल ग्रुप या एक इनफॉर्मल फोरम बनाया जाए सभी देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स को लेकर, मतलब ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड बिगेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, ताकि वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिस्कस कर सकें। लेकिन 2007-8 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो उसके बाद G20 जो है ये सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स और जो आप कह सकते हैं RBI वगैरह जैसे मतलब सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं उनके लेवल तक था पहले। उसके बाद इसको अपग्रेड कर दिया गया हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट के लेवल तक। ठीक है, ताकि नेसेसरी क्राइसिस कोऑर्डिनेशन हो सके। आज की डेट में अगर हम बात करें तो G20 में G7 कंट्रीज तो है ही हैं, दैट इज़ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और US। ठीक है, यूरोपियन यूनियन है, रशियन फेडरेशन है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब साउथ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया नहीं, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है साउथ कोरिया। मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, और साथ ही साथ 55 मेंबर कंट्रीज ऑफ द अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, अब जो यूरोपियन यूनियन है उसी में मैंने आपको बताया कि टोटल 27 देश तो उसी में है। तो इसीलिए अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो G20 इज एनीथिंग बट अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। एनीथिंग बट अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का मतलब है कि ये कुछ भी हो, लेकिन ये 20 कंट्रीज का ग्रुप तो नहीं है। ठीक है, उससे कई ज़्यादा देश हैं इसमें। साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि जितने भी ये देश हैं इनके बीच में कॉमन चीज़ें बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, उसमें कुछ G20 मेंबर्स का सिलेक्शन किया गया है ऑन दी पर कैपिटा GDP स्केल। ठीक है, पर कैपिटा GDP की यहाँ पर बात कर रहे हैं। पर कैपिटा GDP का मतलब है कि पूरे देश की GDP डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। और यहाँ पर जो फिगर्स हैं वो US डॉलर के टर्म्स में नहीं दी गई हैं, ये फिगर्स हैं वो इंटरनेशनल डॉलर्स के टर्म में दी गई हैं। इंटरनेशनल डॉलर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक ऐसी हाइपोथेटिकल करेंसी है कि जिसमें बाकी मतलब सभी देशों की करेंसी इस तरीके से डिफाइन की जाती है कि उस देश में जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि उस देश की जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो अमेरिका के बराबर रखी जाए। मतलब जितना सामान आप उस अपने देश में उस करेंसी से खरीद सकते हैं वो इंटरनेशनल डॉलर, तो वो उसके बराबर होगा कि जितना सामान आप अमेरिका में अमेरिकी डॉलर से खरीद सकते हैं। मतलब दोनों देशों की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है उसको सेम अगर जब करते हैं
तो एक ऐसी हाइपोथेटिकल करेंसी निकल के आती है जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल डॉलर। ठीक है, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट किया गया है और कॉस्ट ऑफ लिविंग के जो डिफरेंसेस हैं उनको भी एडजस्टेड किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो कंट्रीज़ के बीच में गैप दिख रहा है वो जेन्युइनली उतना ही गैप है जितना, मतलब उतना ही बड़ा है जितना वो दिख रहा है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें जीडीपी पर कैपिटा की, ठीक है, नॉर्वे की आप देख सकते हैं, ठीक है, फिर यूएस आ गया, फिर जर्मनी, फिर जापान, चाइना, ब्राज़ील, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, इंडिया, रवांडा, बुर्किना फासो, डीआर कॉन्गो, बुरुंडी, ये सारे बेसिकली आपके जो है ना ये अफ्रीका वाले, ये अफ्रीकन यूनियन का हिस्सा है। ठीक है, तो इनके बीच में आप देख सकते हैं कि गैप कितना ज़्यादा है। आप इंडिया से ही इंडिया को ही कंपेयर करिए, नॉर्वे की जहाँ 88,000 डॉलर से ज़्यादा है, ठीक है, वहीं इंडिया की कितनी है, 7,000 डॉलर, और ये सारी इंटरनेशनल डॉलर्स के टर्म्स में है। ठीक है, इसके बाद एक और टेबल या एक और चार्ट यहाँ पर दिया गया है, वो बेसिकली ये बताता है कि वाई पर कैपिटा जीडीपी इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ व्हाट हैपन्स इन एन इकोनॉमी, कि पर कैपिटा जीडीपी जो है वो एक अच्छा इंडिकेटर है, एक अच्छा संकेतक है ये बताने के लिए कि इकोनॉमी में क्या होता है। यहाँ पर बेसिकली सेकंड वाले चार्ट में इन्फेंट मोर्टेलिटी दिखाई गई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि कितने जो नए जन्मे बच्चे हैं उनकी 1 साल से पहले मृत्यु हो जाती है, ऐसे होती, इसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये लाइन अप है दैट फ्लिप्स विद द पुअरेस्ट कंट्रीज विटनेसिंग मच लार्जर इन्फेंट मोर्टेलिटीज, जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनमें आप देख सकते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करें, देखिएगा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए नॉर्वे की पर कैपिटा जीडीपी सबसे ज़्यादा है इन देशों में जो कंपेयर किया गया है, और वहीं आप देख सकते हैं कि नॉर्वे में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो काफ़ी कम है, ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सबसे कम है। वहीं अगर आप यहाँ पर देखें बुर्किना फासो की जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी बहुत कम है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो बुर्किना फासो में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, देखिए वही ट्रेंड एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ये चीज़ें फ्लिप हो गई है ना। बुर्किना फासो, डीआर कॉन्गो, बुरुंडी, रवांडा, ये 4 बेसिकली यहाँ पर टॉप कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर ये 4 बिल्कुल बॉटम में है। इसके बाद इंडिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ब्राज़ील। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो चेंज हुआ है बट नॉट वेरी मच, मतलब इसमें बहुत डिफरेंस नहीं है। यूएस, चाइना, जर्मनी, नॉर्वे, जापान, है ना, टॉप 5 होने को यहाँ पर भी वही है, नॉर्वे, यूएस, जर्मनी, चाइना, जापान और चाइना। ठीक है, तो मतलब इस बात को आप समझिए कि जिन देशों की पर कैपिटा जीडीपी ज़्यादा है वहाँ पर इस तरीके की सिचुएशंस बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, और जिन देशों की जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी काफ़ी कम है वहाँ पर इस तरीके की समस्याएं बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया है। और जो G20 डिसीजंस हैं वो बेसिकली, मतलब G20 में जो भी फैसले लिए जाते हैं वो मेंबर कंट्रीज़ के ऊपर बाइंडिंग तो है नहीं, है ना, और यूएस जो है वो इफेक्टिवली अबेंडन कर रहा है प्लेटफॉर्म को, तो इट इज़ एनीवन्स गेस व्हाट लाइज अहेड फॉर द फ्यूचर ऑफ G20। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि G20 का भविष्य किस तरफ को जा रहा है। द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज अंडरगोइंग अ फेस ऑफ इंटेंस जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जस्ट मेक्स बेटर वर्स। ठीक है, और पूरी दुनिया में अभी आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल चल रहा है, तो उसकी वजह से ये जो मैटर है वो और भी ज़्यादा वर्स हो जाता है। और ये हम समझ सकते हैं कि G20 जैसा प्लेटफॉर्म अपनी, आप कह सकते हैं कि रेलिवेंस लूज कर रहा है ना आज की डेट में। यही स्थिति कमोबेश आज की डेट में जितने भी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बी इट G20, बी इट ब्रिक्स, है ना, इन सब की हालत कम से कम मतलब कमोबेश ऐसी ही हो गई है अब, है ना। एससीओ की बात कर लीजिए, एससीओ में रशिया और चाइना का अपना ही अलग वहाँ पर दबदबा बना रहता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आजकल इशू हो रही हैं। चलो इसके बाद एक और आर्टिकल, साइंस एंड टेक रिलेटेड आर्टिकल की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। नासा ने यहाँ पर एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है दैट इज कॉमेट 3i और एटलस, उसकी कुछ नई इमेजेस यहाँ पर जारी की है। ठीक है, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है दैट इज कॉमेट 3i और एटलस, जिसको पहली बार स्पॉट किया गया था 1 जुलाई को, और उसकी फिर से यहाँ पर नई इमेज आई है। ये तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जिसको साइंटिस्ट ने अभी तक डिस्कवर्ड किया है। इससे पहले के 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स का नाम था 1i, या बड़ा अजीब सा नाम है, ओमुआमुआ, ठीक है, और दूसरा था 2i दैट इज बोरिसोव। ठीक है, 1i मतलब फर्स्ट इंटरस्टेलर, 2i मतलब सेकंड इंटरस्टेलर, और ये है 3i दैट इज एटलस। अब इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं? इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो सोलर सिस्टम के बाहर, मतलब जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बाहर ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, और दे आर नॉट ग्रेविटेशनली बाउंड टू एनी स्टार,
और ये किसी भी स्टार से ग्रेविटेशनली बाउंड नहीं है। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं या बॉडीज़ हैं, वो मेजर जो जैसे बॉडीज़ क्या हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सारे के सारे एक स्टार यानी कि सन से बाउंड है, उसके ग्रेविटेशनल पुल से, इसीलिए वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, है ना, इन एन इलेप्टिकल पाथ। बट ये जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी कंडीशंस ये होती हैं कि ये सोलर सिस्टम के बाहर ओरिजिनेट होते हैं, और दूसरा ये किसी भी स्टार से ग्रेविटेशनली बाउंड नहीं है। ठीक है, ये दूसरे सोलर सिस्टम से आते हैं एंड बी थ्रोन इनटू द इंटरस्टेलर स्पेस ड्यू टू कोलिजन्स और बाय द स्लिंग शॉट बाय अनदर बॉडीज ग्रेविटी। यानी कि एक सोलर सिस्टम है कहीं जैसे हमारा है, फिर एक कोई दूसरा सोलर सिस्टम होगा किसी दूसरे गैलेक्सी वगैरह में, तो वो उनके बीच में आ जाता है ना, वहाँ से आके उनके बीच में आ जाता है, इसलिए उसको कहा जाता है इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। ठीक, अब ये डिटरमाइन करने के लिए कि कोई सेलेस्टियल बॉडी जो है वो इंटरस्टेलर है या नहीं है, साइंटिस्ट जो है वो उसकी ट्रेजेक्ट्री या पाथ को कंप्यूट करते हैं। जितने भी प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स जो सोलर सिस्टम के अंदर हैं, वो एक क्लोज्ड एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। ठीक है, और जब वो सन के सबसे नज़दीक होते हैं, यानी कि उस पॉइंट को कहा जाता है पेरिहिलियन, तो वो सबसे तेज़ ट्रैक करना शुरू करते हैं, ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, लेकिन वो जो सन की जो ग्रेविटेशनल पुल है, उसकी वजह से उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो वो मतलब जब दूर होते हैं तो हल्के चलते हैं, जब पास आते हैं तो तेज़ हो जाते हैं, है ना, पेरिहिलियन पर आते हैं, फिर वो तेज़ चल के जो है वो सन से दूर जाना चाहते हैं, बट उस समय सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उनकी स्पीड को स्लो कर देता है। तो इस वजह से होता क्या है, वो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में रहते हैं, है ना, वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के कहीं सोलर सिस्टम से बाहर नहीं जा पाते, दिस इज द रीज़न, है ना। और दूसरी तरफ जब वो सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं वो सन से फारदेस्ट पॉइंट पर होती हैं, जिसको एफिलियन कहा जाता है, तो वो फिर से सन के नज़दीक आ जाती हैं, क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल पुल उनके ऊपर लगातार काम कर रहा है। लेकिन जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो एक ओपन एंडेड हाइपरबोलिक ऑर्बिट में मूव करते हैं। ठीक है, हाइपरबोलिक ऑर्बिट का मतलब, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा फिगर बना के दिखाऊं, ठीक है, इसको समझिएगा, कि जैसे मान लीजिए, कहाँ पर बनाए, चलो यहाँ पर बनाते हैं, लेट्स से दिस इज सन। ठीक है, अब सन के चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स ऐसे मूव के मूव कर रहे हैं, दिस इज अ एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, अगर ये ऑर्बिट थोड़ा सा और ज़्यादा ऐसा हो जाए तो दिस इज अ पैराबोलिक ऑर्बिट, और अगर ये ऑर्बिट जो है वो इस तरीके का हो जाए पूरा बड़ा सा, ठीक है, तो दिस इज योर हाइपरबोलिक ऑब्जेक्ट ऑर्बिट। ये आपको शायद क्लियर दिख नहीं रहा, वेट, इलिप्टिकल पाथ तो दिख रहा है ना, ये आपका पैराबोलिक पाथ हो गया, और ये अगर ऐसे करके और ज़्यादा ओपन हो जाए तो दिस इज़ योर हाइपरबोलिक पाथ। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होगा क्या कि ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर भी होगा नियरेस्ट पॉइंट पर, तो उसकी स्पीड इतनी तेज होगी कि वो यहाँ से ऐसे रास्ते पे निकल जाएगा कि इस जो ऑब्जेक्ट है जैसे सन है, उसकी ग्रेविटेशनल पुल से ये बिल्कुल बाहर ही निकल जाएगा। तो इसलिए ये सोलर सिस्टम को छोड़ के फिर कहीं और चला जाता है ना। वही चीज़ यहाँ पर है कि दे मूव एट सच स्पीड्स, वो इस स्पीड पर चलते हैं कि जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है वो उनको स्लो नहीं कर पाता। ठीक है, ड्यूरिंग देयर आउटबाउंड लेग। आउटबाउंड लेग मतलब कि पहले वो क्या है कि कहीं दूर है, सन के नज़दीक आए, है ना, क्लोजेस्ट पॉइंट पर, उसके बाद जब वो बाहर की तरफ को निकल रहे हैं, उनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है, होती तो सबकी स्पीड तेज़ है, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है स्पीड उसकी भी तेज़ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है नियरेस्ट पॉइंट पर, उसकी स्पीड भी तेज़ है, लेकिन उसमें क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल इफेक्ट है तो वो हल्का हो जाता है, इसलिए वो इस पाथ को छोड़ नहीं पाता। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है, जब ये अपने क्लोजेस्ट पॉइंट से बाहर की तरफ को जाएगा तो इसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है और सन का ग्रेविटेशनल पुल उस पर काम नहीं कर पाता, इसलिए वो अपना जो पाथ है उसको छोड़ देता है। वो इलिप्टिकल पाथ फॉलो नहीं करता, बल्कि वो एक हाइपरबोलिक पाथ ऑर्बिट या हाइपरबोलिक पाथ फॉलो करके वो इससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि ग्रेविटेशनल पुल जो है सन का, वो इनको इतना स्लो नहीं कर पाता, है ना, ताकि वो अपना एक पर्टिकुलर पाथ अराउंड द सन को फॉलो करते रहें, इलिप्टिकल पाथ, वो बल्कि उससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि वो सोलर सिस्टम से एस्केप कर जाते हैं। इसी तरीके के ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द साइंस एंड टेक परस्पेक्टिव, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद एक और आर्टिकल है यहाँ पर बात किया जा रहा है हमबोल्ट पेंगुइन्स की। ठीक है, चिली में इसको लेकर पहले ही चिंताएं जो हैं वो जाहिर की गई हैं वहाँ के साइंटिस्ट के द्वारा। तो क्यों इसकी जो आबादी है वो कम होती जा रही है, अगर उसकी हम बात करें तो ऑफिशियल्स ने डिक्लेयर किया है इस स्पीशीज़ को एंडेंजर्ड। ठीक है, तो चिलियन साइंटिस्ट यानी कि चिली के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये वार्निंग दी है कि जो वर्ल्ड की श्रिंकिंग पॉपुलेशन है हमबोल्ट पेंगुइन्स की, उनको लेकर चिली का जो
कोस्ट है, यहाँ पर लगभग 80% यानी कि पूरी दुनिया की जितनी हम्बोल्ट पेंगुइन्स बची हैं 80% यहीं पर पाई जाती हैं। और यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, दैट इज़ यूनिवर्सिटी डाट, ये बेसिकली वहीं की लैंग्वेज में होगा, डी कंसेप्शियन। इनका ये एस्टिमेट है कि इनका नंबर जो है वो 20,000 के आसपास से भी कम हो गया है, जबकि 1990s में 45,000 के आसपास इनका नंबर रहा करता था। पिछले महीने चिली के जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उसने इस बर्ड को क्लासीफाई कर दिया है एज इंडेंजर्ड। ठीक है, अब इसको लेकर जो इसको मतलब इश्यूज हैं, जो कंसर्न्स हैं वो ये हैं, फूड फ्रॉम कमर्शियल फिशिंग। ठीक है, मतलब जो कमर्शियल फिशिंग है उसके साथ इसका कंपटीशन होता है फॉर फूड, तो वो इसके लिए प्रॉब्लम है। हैबिटेट लॉस हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, बर्ड फ्लू हो रहा है। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स और ज़्यादा वर्स होते जा रहे हैं उसकी वजह से इनकी संख्या कम हो रही है। अगर ये थ्रेट्स जो हैं वो आने वाले समय में भी बने रहते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये स्पीशीज़ जो हैं वो, अभी तो इंडेंजर्ड इन्होंने क्लासीफाई किया है, फिर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो सकते हैं और ये एक तरीके से एक्सटिंक्ट होने की कगार पर भी आ सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। क्लियर है बात? ठीक है, और यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि स्पीशीज़ का थ्रेटेंड खतरा किस चीज़ से है, डेथ इन फिशिंग नेट्स। आपको याद होगा अभी हमने 2 दिनों पहले बात किया था डुगोंग की, तो डुगोंग का भी यही खतरा था कि फिशिंग नेट्स में फंस जा रहे थे, एक्सीडेंटल बाई कैच, है ना। तो इनका भी वही इशू हो रहा है, डेथ्स इन द फिशिंग नेट्स। साथ ही साथ मरीन रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन, है ना। तो यहाँ पर जो है क्लासीफाई किया गया है इनको एंडेंजर्ड, तो इसके लिए मतलब ज़रूरत है कि स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन, स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन, कानून वगैरह बनाए जाए सस्टेनेबल फिशिंग के लिए, है ना, इंडस्ट्रियल और स्मॉल स्केल फ्रंट्स पर, ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, हम्बोल्ट पेंगुइन्स, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए, तो यही आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, तो सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे। और ये वाला आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, एक बार जस्ट इसको रीड कर लेना। देयर इज़ नथिंग मच टू एक्सप्लेन एंड नथिंग मच टू नोट डाउन, जस्ट फॉर सिंपल रीडिंग यू कैन गो थ्रू इट। चलिए, तो जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आप हमारे CSET लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ 499 पे करके आप जुड़ सकते हैं, सॉरी 1299 पे करके जुड़ सकते हैं। लाइव क्लासेस हमारी ऑलरेडी चल रही हैं, है ना, और 49 रुपीज़ पे करके भी आप इसमें ट्रायल ले सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर हमारा जो एक QR कोड और UPI ID दी गई है, इस पर आप 49 रुपीज़ टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू हमें फिर मैसेज कर सकते हैं, एंड देन यू विल बी एनरोल्ड इन अ बैच। एक टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप ट्रायल क्लासेस देख सकते हैं, और उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो आप कंप्लीट बैच में भी एनरोल कर सकते हैं रिमेनिंग अमाउंट पे करके। और बाकी 2026 और 2027 के लिए ऑलरेडी हम लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम GS का लॉन्च कर चुके हैं, जो कि कुछ ही दिनों बाद 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द इसको भी एनरोल कर लें। बाकी 2026 की टेस्ट सीरीज़ 51 टेस्ट के साथ बहुत जल्द आने वाली है, मतलब चल रही है ऑलरेडी। एक नई टेस्ट सीरीज़ भी हम लोग शायद लॉन्च इसमें कर देंगे अभी कुछ दिनों में, बट फिलहाल के लिए आप इस वाले में भी एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज टेस्ट आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, यू आर फ्लेक्सिबल इनफ कि आप जब चाहें तब इसमें टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो 599 में मिल रही है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द एनरोल कर लें। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर कर लें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। हाईलाइटेड आर्टिकल्स और बाकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल जो है इसको ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।